Hello बच्चों, good morning. How are you? And welcome to our YouTube channel NEET and JEE World. Today we are going to discuss chapter solution lecture number 3. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था solubility किसे कहते हैं. उससे पहले हमने पढ़ा था मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह पढ़ ली थी. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी के बारे में आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सोलिबिलिटी किसको कहते हैं. व्हाट इज सोलिबिलिटी? सोलिबिलिटी क्या होती है? सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. That is its solubility. ठीक है, solubility क्या होती है सुनो दोबारा से. कोई भी किसी की भी अगर जिस सब्सटेंस की हमें solubility बतानी है उसका मैक्सिमम अमाउंट किसी स्पेसिफाइड सोलवेंट में और स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का या सोलवेंट का जिसकी भी हम सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो डिसोल्व होता है, उसे उसकी सोलिबिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था सोलिबिलिटी का एक केस डिस्कस कर लिया था हमने कि सोलिबिलिटी क्या होती है कर लिया था, और सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें सोलिबिलिटी क्या होती है तो मेरा लेक्चर नंबर इससे पहले वाला लेक्चर चेक कर लीजिए. ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड. ये हमने पढ़ लिया था. हमने बताया था कि नॉन पोलर में डिसोल्व होते हैं और पोलर में डिसोल्व होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होते हैं वो आपस में डिसोल्व हो जाते हैं. ये चीजें बताई थी मैंने. बताया भी था कि नॉन पोलर क्या होते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. ठीक है, तो इसमें देखो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसोल्व होता है. अब हम पढ़ेंगे कि गैसेस अगर लिक्विड में डिसोल्व होती है तो उसकी सोलिबिलिटी कैसे का क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि इस पर इफेक्ट किसका होगा, प्रेशर का कितना इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का कितना इफेक्ट होगा. ठीक है, तो देखो हर कोई गैस क्या इक्वल सोल्यूबल है हर एक लिक्विड में? अगर मान लिया था मैं बोल लेता हूँ वाटर की बात करता हूँ मैं. ठीक है, कि वाटर में सारी की सारी गैसेस वाटर में अगर हम, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ पहले कि वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल क्या चीज है? H2O के अंदर ज्यादा सोल्यूबल क्या है? HCl है या O2 है? बताओ, अपने आप चेक करना. ठीक है, मैं बता देता हूँ. इसके अंदर अगर दोनों की बात करते हैं वाटर के अंदर HCl और O2 में कौन ज्यादा डिसोल्व है तो HCl ज्यादा डिसोल्व हो जाएगा कंपेयर टू O2. क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था पोलर के अंदर डिसोल्व होगा. तो वाटर कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल. वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. और HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. इसीलिए पोलर में ज्यादा डिसोल्व हो जाता है. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऑक्सीजन भी तो डिसोल्व होता है. ऑक्सीजन डिसोल्व होता है लेकिन एक्सटेंट इसका बहुत कम है. मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिसोल्व नहीं हो पाता. अब जितना भी डिसोल्व हो पाता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन वो इतनी कम होने के बाद भी सफिशिएंट है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन डिसोल्व होती है, लेकिन कम होती है अगर किसी कंपैरिजन में बात करते हैं HCl के कंपैरिजन में. क्योंकि HCl क्या है? पोलर. लेकिन O2 क्या है? नॉन पोलर. ठीक है, तो अगर हम इसमें लिखते हैं कि सर्टेन गैसेस आर हाईली soluble in water like NH3, HCl, etc. ठीक है, और अगर सर्टेन गैसेस आर लेस soluble इन वाटर, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? लाइक O2, N2, CO2. ठीक है, CO2 नहीं सॉरी, O2, N2, etc. ठीक है, फिर अब इसकी बात करते हैं. प्रेशर इतना पता चल गया कि सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. इसीलिए सारी की सारी गैसेस सेम अमाउंट में डिसोल्व हो, सेम एक्सटेंट में डिसोल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है. क्योंकि पोलर, अगर गैसेस पोलर है, अगर आप देखो अगर हम बात करते हैं सोल्यूट, अगर सोल्यूट और जिसमें हम मिला रहे हैं वो क्या है? सोलवेंट. अगर सोल्यूट सोलवेंट दोनों सेम नेचर के हैं तो अच्छा खासा डिसोल्व होगा. अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है? गैसेस है. और लिक्विड सॉल्यूशन है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब सोलवेंट क्या होगा? लिक्विड. तो देखो
हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि यहाँ हमने लिया था सोल्यूट, क्या लिया था हमने लास्ट क्लास में, हमने लिया था सोलिड। अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमने सोल्यूट क्या लिया है, गैस। तो अगर गैस को डिसोल्व करते हैं सोलवेंट के अंदर, अब वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, वहां पे अलग अलग नेचर का हम सोलवेंट ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो हम डिसोल्व कर रहे हैं उसका नेचर और जिस चीज में हम डिसोल्व कर रहे हैं उसका नेचर अगर सेम है तो उनकी सोलिबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा, ठीक है। और अगर सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर अलग अलग है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो वो डिसोल्व अच्छी खासे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज आती है प्रेशर इफेक्ट ऑन अ सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो समझो कि हमारे पास, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स फिल है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके अंदर गैसेस के गैस फिल है, ठीक है। और इस टाइम पर ये कंडीशन कैसी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। किस कैसी कंडीशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। जब हम किसी चीज को डिसोल्व करते हैं तो दो चीज होती है, एक डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये तुम्हें बताया था मैंने लास्ट क्लास में। जिस टाइम पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट से होते हैं उस टाइम पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। अगर अभी अच्छे से समझना है तो मेरी लास्ट क्लास तुम्हें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रेट ऑफ एंटरिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल या गैस पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ लिविंग गैस मॉलिक्यूल। इस बात का मतलब है इसके अंदर जितना गैस आ रहा है, गैस के पार्टिकल आ रहे हैं, उतने ही गैस के पार्टिकल निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर गैस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो चुकी है, कांस्टेंट। उसे बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो क्या होता, गैस के पार्टिकल्स एंटर ही ना कर पाते, बस स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाता कि कंसंट्रेशन अब कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लगता हमें ऐसा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना होकर के कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स एंटर करते हैं उतनी गैसेस पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर जितनी गैस है उतनी गैस की प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब सुनो तुम्हें, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, हम क्या करते हैं, हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो हम अब क्या करेंगे, नाउ हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज। भाई हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज ओवर द सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक। तो देखो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर प्रेशर हमने इंक्रीज किया है तो जिस टाइम पर गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, अब नंबर, अगर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, देखो इधर मान लिया हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, इसमें मान लिया यहां पर कितने थे, 10 मोलिक्यूल थे किसी गैस के, ठीक है। लेकिन अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो अब इसी में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर अब उसी क्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, 10 की जगह मान लेते हैं हम 15 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस के पार्टिकल इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। या फिर कह सकते हैं कि अब जितने पार्टिकल्स एक वॉल्यूम के ऊपर आ रहे थे प्रेशर इंक्रीज करने पर, जितने एक या यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जितने पार्टिकल्स आ रहे थे, अब उतने पार्टिकल्स प्रेशर इंक्रीज करने से ज्यादा आएंगे।
क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, इससे अगर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज ओवर द सॉल्यूशन, अगर ये होगा तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटर इज इंक्रीज। भाई अगर हमने क्या किया, देखो हमने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सरफेस इंक्रीज हो गए। जितना अब जितने पार्टिकल्स यहां पर थे, मान लिया यहां पर इस सरफेस पर हम मान लेते हैं कितने पार्टिकल्स थे, यहां पर 10 पार्टिकल्स थे, अब उतने ही सरफेस पर अब कितने आ गए हैं, 12 या 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल एंड अगर सरफेस पर इंक्रीज होंगे तो उतने ही पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे ना इसके अंदर। इसका मतलब अब इसके सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो गए, कि नंबर ऑफ पार्टिकल गैसेस पार्टिकल्स अगर अंदर जितने जाएंगे उतने गैसेस पार्टिकल्स एक वॉल्यूम में इंक्रीज होंगे। इतनी बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी गैस की। अब गैस की जितनी ज्यादा अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा वही तो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। अब सोल्यूबिलिटी कब तक इंक्रीज होगी, जब तक दोबारा से डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज until new equilibrium is reached, ठीक, न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब देखो हमने क्या करा स्टार्टिंग में हमारे, दोबारा से सुनो, ठीक है। हमारे पास एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन थी और हमें चेक करना था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने गैसेस के पार्टिकल आ रहे हैं उतने गैसेस के पार्टिकल्स जा रहे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर गैसियस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कैसी है, फिक्स्ड है। समझ में आया, जितने गैसेस पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उतने ही लीव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, सेम। जिसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम होने की वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। अब इतना अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आ रहा तो मेरे लास्ट लेक्चर को रेफर करो, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने प्रेशर इंक्रीज किया क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सरफेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस बात का मतलब है कि अगर सरफेस के ऊपर, अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर 10 मोलिक्यूल थे, अब कितने आ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से, 15, जिसकी वजह से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर द सॉल्यूशन होंगे उतने पार्टिकल ज्यादा एंटर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। जितने ज्यादा पार्टिकल्स एंटर करेंगे उतना ही पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस के पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स गैस के अंदर होंगे उतनी ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उसकी। समझ में आया। अभी कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो इसको, ये सारी कंडीशन, कितना प्रेशर बढ़ेगा कितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी आएगी, कितना प्रेशर बढ़ाएंगे कि कितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी आएगी, या कितना प्रेशर बढ़ाने से कितनी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, इस चीज का क्वांटिटेटिव रिलेशन सबसे पहले हेनरी ने दिया, ठीक है। हेनरी गिव द क्वांटिटेटिव, इधर देखो अब, हेनरी गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। कि जितना ज्यादा, कितना प्रेशर बढ़ाएं कि कितनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी उसकी, या इतना प्रेशर बढ़ाने से कितनी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। हाउ मच प्रेशर इज इंक्रीज टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी एंड हाउ मच प्रेशर इंक्रीज, हाउ मच सोल्यूबिलिटी इज इंक्रीज। इसका रिलेशन सबसे पहले किसने दिया, हेनरी ने, ठीक है। तो हेनरी ने क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा एक कंडीशन याद रखना, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, ये सारा की सारी कंडीशन तब हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वरना सारे केस बदल जाएगा फिर उसके बाद पढ़ना। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution,
ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, देखो कि अगर इस वही बात, इस चीज का वही मतलब है जो मैंने तुम्हें बताया कि सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इंडिविजुअल प्रेशर को, ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर को। इंडिविजुअल प्रेशर का मतलब क्या है, देखो यहां पर अगर इसके अंदर N2 भी है और O2 भी है और O2 प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, तो यहां पे देखो अब जितना ज्यादा प्रेशर N2 का होगा उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी N2 की इसके अंदर, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर मतलब जितना प्रेशर किसका होगा O2 का होगा उतना ज्यादा सोलिबिलिटी होगी O2 की। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन, इस लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी उस गैस की, जितना समझ में आया कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का ऊपर उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इससे इस यहां से क्या लिख सकते हैं, हम देखो अगर हम क्या करते हैं, अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, तो सोलिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट को हमें डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स तो लेनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने क्या क्या ली थी भाई, मोलरिटी कुछ भी ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो चीज लेकर बताई गई है, जो चीज लेकर हम पढ़ते हैं हम वही लेंगे, ठीक है। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन of gas in the solution as measure of its solubility। देखो जितना, अब हमने क्या करा कि सोलिबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म ली, क्या, सोल्यूबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म ली मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कि जितना ज्यादा अब देखो, अब हम इससे अगर सोल्यूबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने मोल फ्रैक्शन लिया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का, ठीक है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आया, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution, ठीक है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का उसका उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, या कहीं जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोल फ्रैक्शन को ईटा से डिनोट करते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन कैसा हो गया, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसको बुक में एक चीज से और लिखा गया है क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction
द गैस इन द सॉल्यूशन। अब देखो इस बात का भी वही मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। की वही बात है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज, मतलब वेपर फेज की बात कर रहे हैं हम कि सॉल्यूशन के ऊपर जो फेज होगा वेपर फेज जहां पर गैस प्रेजेंट होगी, तो जिसका जिसका जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका उतना ज्यादा उसके उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, या पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन यहां पे किसको डिनोट करता है? सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो P इज इक्वल टू आ जाता है KH x, और ये KH क्या है? ये है हेनरी कांस्टेंट। KH इज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं KH। याद रखना KH जो है, KH इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। KH इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल कांस्टेंट उसे बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो सबके लिए सेम होता है। लेकिन KH के लिए वैल्यू चेंज होती है, ये डिपेंड करता है गैसेस पर। ठीक है, कि कौन सी गैस है। तो KH इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ या नेचर, KH इज ए फंक्शन ऑफ गैस, फंक्शन ऑफ गैस। किस पर डिपेंड करता है? ये गैस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज समझो, अगर हम KH की बात करते हैं, KH का फॉर्मूला आ जाएगा एक P अपॉन X। P अपॉन X। ठीक है, KH का एक फॉर्मूला आ गया P अपॉन X। ठीक, अब देखो, अगर मैं P को कांस्टेंट कर देता हूं एट कांस्टेंट P, जितना एट कांस्टेंट P हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन, लोअर विद द मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इसका मतलब है टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर की अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होगा? हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी। जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर, अच्छा हायर द, एक चीज समझो, पहले ये बता देता हूं। ठीक है, हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द सोल्यूबिलिटी, लोअर विल बी द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है भाई? देखो KH, दोबारा समझो, KH का फॉर्मूला है KH इज इक्वल टू P अपॉन X। ठीक है, एट कांस्टेंट अगर हमने क्या करा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो KH का और P का रिलेशन कैसा आया? KH का और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन कैसा आया? इनवर्सली। ठीक है, और यहां पे मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? सोल्यूबिलिटी को। ठीक, तो जितना ज्यादा KH होगा उतनी कम सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये आपस में कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आ गई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने प्रेशर को छेड़ा ही नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया था? कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब क्या है भाई? कि अगर हम
इसका मतलब तो समझ में आया दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। जितना ज्यादा यहाँ से जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा KH की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सोल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली से, एक्सपेरिमेंटली डाटा से पता चला गया। ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, देखो तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये टेम्परेचर सेम है, KH की वैल्यू कैसी हो रही है, घट रही है, इतनी बात समझो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट गैसेस के लिए। तीनों गैसेस कैसी हैं, डिफरेंट, डिफरेंट गैसेस है। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस की बात कर रहे हैं तो सारा खेल ही अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि KH किसका फंक्शन है, KH फंक्शन है गैसेस का। डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट KH की वैल्यू होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हीलियम की है, इसी टेम्परेचर पर, भले टेम्परेचर सेम हो, लेकिन KH इसका किसका फंक्शन है, गैसेस का। हर किसी के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम गैसेस की बात करते हैं, जैसे O2 और यहाँ पे दे रखे हैं O2 और N2, तो देखो अगर N2 की वैल्यू कितनी है टेम्परेचर की, 293, तो उस टाइम पे KH की वैल्यू कितनी है, 76.48। इस टाइम पर N2 की वैल्यू कितनी है, हमने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन गैस, मतलब गैस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी अप्लाई होगा। यहां पर भी देखो, यहां पर टेम्परेचर कितना था, 293, KH की वैल्यू कितनी थी, 34.86, और यहां से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 303 किया, तो KH की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, O2 के लिए भी। अब देखो, अगर KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है, ठीक है, और KH के बढ़ने से क्या होगा, इसका एक रिलेशन होता है ना मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन मतलब सोल्यूबिलिटी, मोल फ्रैक्शन मतलब सोल्यूबिलिटी, कि जितना ज्यादा KH होगा उतनी कम सोल्यूबिलिटी होगी। अब इससे हम एक चीज बता सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम सोल्यूबिलिटी होगी। यहां से हमें एक चीज पता चल गई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। और दूसरा एक ड्रॉबैक ऑफ हेनरी लो। हेनरी लो कहां अप्लाई नहीं होता, जहां पर गैसेस किससे रिएक्ट कर लेती है, सोलवेंट से। ठीक है, क्योंकि अगर सोलवेंट से रिएक्ट कर लेगी गैसेस, तो हम कैसे इफेक्ट, भैया हेनरी लो हमें क्या बताता है, हेनरी लॉ हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर गैस किससे रिएक्ट कर लेगी, सोलवेंट से रिएक्ट कर लेगी, तो प्रेशर का इफेक्ट कहां चेक करेंगे फिर हम। इसीलिए हेनरी लॉ किस पर अप्लाई नहीं होता, जो गैसेस किससे रिएक्ट कर लेती है, सोलवेंट से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, एग्जांपल NH3 इन वाटर और HCl इन वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल याद कर लेना, वैसे एनसीईआरटी में भी दिए नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला, टू इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इस बात का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हम जो गैसेस होती हैं सोल्युबिलिटी ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में, सोडा वाटर में, उसमें CO2 क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं। तो वो CO2 कैसे डिसोल्व करते हैं, हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर होगा तो CO2 की कंसंट्रेशन हम उसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, सॉरी। द स्कूबा डाइवर्स must cope with the high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increase pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. देखो होता क्या है, स्कूबा डाइवर्स किसे बोलते हैं, जो वाटर के अंदर जाते हैं ना, डीपली वाटर के अंदर, जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह जो निकालते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जाने से प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा, जितना जितना हम वाटर के अंदर जाएंगे डीपली,
प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है गैसेस की कंसंट्रेशन ब्लड में चली जाती है, ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर इन इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर गैसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब जब इंक्रीज होगी कोई बात नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। अब जैसे जैसे वे आते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे अब जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर आएंगे, तो वैसे वैसे ऊपर आते वक्त वो गैस उतनी स्पीड से तो निकलेगी नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड व्हेन द ड्राइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करता है, तो दिस रिलीज द डिसॉल्व गैसेस इन द एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल इन नाइट्रोजन इन द ब्लड। तो जैसे जैसे हम कैसे आते हैं, प्रेशर डिक्रीज करता है, वैसे वैसे ये निकलना स्टार्ट करती है, लेकिन क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बैंड्स, जिसको क्या हम बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, ठीक है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ठीक है। इसे बैंड को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द डाइल्यूटेड विद हीलियम। हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा हम क्या करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बाहर ना जाए वैसा एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है डाइल्यूट के साथ हीलियम की कंसंट्रेशन, क्या हीलियम की कंसंट्रेशन होती है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। अगला पॉइंट है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। तो जिससे दिस लीड्स to the low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude or climbers। जो लोग क्या पहाड़ों पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, कम। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ऑक्सीजन को ज्यादा लेने कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा हमारी बॉडी ज्यादा रेड आरबीसी ज्यादा बनाती है, ठीक है, आरबीसी ज्यादा बनाएगी, इसीलिए पहाड़ी लोग कैसे दिखाई देते हैं, रेड रेड, ठीक है, क्योंकि उनकी जो उनके ब्लड के अंदर कैसे होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है आरबीसी की। लेकिन अगर ये तो अडेप्टेशन हो गया, क्योंकि वहां पे लोग जो रहते हैं उनकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अगर हम जाएंगे तो हमारी बॉडी टाइम लेगी अडेप्ट करने के लिए, तो लेकिन अडेप्ट करने से पहले क्या होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन कोज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ कंडीशन इन अनोक्सिया, जिससे एक कंडीशन हो जाती है एनोक्सिया। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी और हम आपस में क्या करेंगे, मतलब ऐसा फील करेंगे कि हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है, वीक फील करेंगे, और जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर की इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने बता दिया है तुम्हें, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। हेनरी लो कांस्टेंट ऑफ अ सोलिबिलिटी, यहां से करते हैं, ठीक है। H2S इज अ H2S, ये H2S ऐसे लिखा हुआ है H2S, ठीक। H2S इज अ टॉक्सिक गैस with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.95 m, calculate the Henry Law constant. हमें क्या निकालना है, Henry Law constant निकालना है, तो P अपॉन X इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। P अपॉन पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन, ठीक है, KH निकालना है। तो देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं भाई, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी H2S की बात कर रहे हैं, तो H2S का मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें पता है सोल्यूबिलिटी कितनी है H2S की, 0.195, 0.195 m। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इस बात से हमें पता चलता है ये सोल्यूबिलिटी दे रखी है H2S की, तो मोल ये किस में पता चल रही है, मोलालिटी, ये क्या है 0.195 मोलालिटी। सोलिबिलिटी कितनी है, मोलालिटी। मैंने तुम्हें बताया था कि सोलिबिलिटी को हम किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, सोलिबिलिटी को एक्सप्रेस कंसंट्रेशन टर्म्स चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो या तो मोलालिटी कर लो, मोलारिटी कर लो, मोल फ्रैक्शन कर लो, ठीक है। तो समझाते कैसे है, मोल फ्रैक्शन से, लेकिन क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, मोलालिटी। तो देखो यहाँ पर
सोलिबिलिटी को मोलैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, इसका मतलब निकल कर आ जाएगा कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolve in 1 kg of water, 1 kg of water, ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर। एक चीज समझ में आ गई यहां से, ठीक। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यहां से हमें मोल्स पता चल गए किसके, H2S के, ठीक। और अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S का तो क्या होगा, H2S के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, H2O, ठीक है। अब वाटर के मोल्स निकालते हैं। वाटर के मोल, यहां से हमें वाटर का वेट पता चल गया कितना, 1 kg अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 18 ग्राम, ठीक है, H2O का 18 ग्राम, ठीक। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी निकलकर 1/18, 1/18 की अगर वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहां से 1 kg है ना ये, ठीक है। तो इसे 1000 ग्राम कर लेंगे हम, 1000 ग्राम अपॉन 18, तो इसकी वैल्यू आती है 15.55। हमेशा इसको याद रखो, 1000 अपॉन 18 की वैल्यू कितनी होती है, 15.55, ठीक। यहां से हमें इस किसके मोल मिल गए, यहां से हमको मोल मिल गए हैं वाटर के, ठीक है। तो यहां से इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, कितना होगा मोल फ्रैक्शन H2S का, 0.195 अपॉन 55.55 प्लस 0.195, यहां से इसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 0.195 अपॉन 55.755, ठीक है, जिसकी वैल्यू इतना हमें मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहां से KH की वैल्यू निकालेंगे, अगर KH इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 1 बार, क्यों 1 बार, STP पर दे रखा है ना, तो STP पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 बार, तो 1 अपॉन 0.195 इंटू अपॉन 55.755, ठीक है। ये KH की वैल्यू, यहां से KH निकल जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।